जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग ग्रुप डी का प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों। हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर दोस्तों जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए फटाफट। तब सेशन की स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम गंवाए हम सेशन की स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है। चंद्रमा की सतह पर इसका वजन क्या होगा? चंद्रमा की सतह पर इसका वजन क्या होगा? यदि कोई वस्तु है दोस्तों, उसका वजन धरती पर 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा? क्वेश्चन में यही पूछा गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला इसका आंसर क्या होगा? पहला होगा कि दूसरा होगा, तीसरा होगा कि चौथा होगा? ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा है? देखिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए क्या है इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? फटाफट इस पे फार्मूला लगेगा दोस्तों, W बराबर एम जी। ठीक है दोस्तों, W बराबर एम जी। एम 60 दिया है और जी 1/6 होगा चंद्रमा के लिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, पृथ्वी के जी के मान का 1/6 चंद्रमा का जी होता है दोस्तों। चंद्रमा का जी होता है पृथ्वी के जी के मान का 1/6। चंद्रमा के जी के मान का 1/6 पृथ्वी के जी के मान का 1/6 चंद्रमा का मान होता है दोस्तों। चंद्रमा के जी का मान होता है 1/6। 1/6 दोस्तों, पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है चंद्रमा का ग्रेविट जी। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा का जी होता है 60। 6 भाग देंगे इसमें 10 न्यूटन आ जाएगा दोस्तों। 10 न्यूटन इसका आंसर होगा। 10 न्यूटन इसका आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? 10 न्यूटन इसका आंसर होगा। देखिए दोस्तों, चंद्रमा के जी का मान पृथ्वी के जी का मान का 1/6 होता है, इसलिए यहाँ पर 1/6 रखा जाएगा दोस्तों। और 6 से 6 कट जाएगा तो 10 न्यूटन आ जाएगा चंद्रमा का मान। आगे चलते हैं दोस्तों। मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है कि ऑप्शन सी सही है कि ऑप्शन डी सही है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी 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 शेयर कीजिए और कमेंट करिए फटाफट कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन सही है फटाफट बताइए, फटाफट कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी कि ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी? फटाफट कमेंट करिए। इसमें ऑप्शन डी सही है, इसमें ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी सही है। पानी का क्वथनांक, पानी का क्वथनांक क्या है? पानी का क्वथनांक क्या है दोस्तों? पानी का क्वथनांक किस बिंदु पर होता है, ये बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके कि ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है कि ऑप्शन डी सही है कि ऑप्शन सी सही है? जल्दी जल्दी कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही है इसमें फटाफट बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही है। पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। क्वथनांक किसे कहते हैं? जिस टेम्परेचर पर द्रव वाष्प में बदल जाता है, जिस टेम्परेचर पर द्रव वाष्प में बदल जाता है, वही पानी का क्वथनांक कहलाता है। क्या है दोस्तों क्वथनांक? जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर पानी वाष्प में बदल जाता है, वही क्वथनांक कहलाता है, वही टेम्परेचर क्वथनांक कहलाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वथनांक बराबर होता है संघनन। संघनन और क्वथनांक एक दूसरे के बराबर होते हैं। संघनन और क्वथनांक बराबर होते हैं। संघनन और क्वथनांक बराबर होते हैं। संघनन क्या है दोस्तों? जिस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर वाष्प को द्रव में
कन्वर्ट करके कलेक्ट किया जाता है वही कहलाता है संघनन। क्या है दोस्तों? जिस टेम्परेचर पर वाष्प को द्रव में बदल दिया जाता है और उसे कलेक्ट करते हैं वही क्या कहलाता है संघनन। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्वथनांक होता है और 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा डाउन होंगे दोस्तों, जिस 100 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करेंगे वहीं से द्रव वाष्प बदल जाता है, और जिस 100 टेम्परेचर थोड़ा डाउन होंगे दोस्तों वहीं से वाष्प द्रव में बदलने लगता है। और दोस्तों हिमांक क्या है? हिमांक और गलनांक क्या है? हिमांक और गलनांक क्या है? हिमांक और गलनांक क्या है? फटाफट कमेंट करके बताइए। हिमांक और गलनांक एक दूसरे के बराबर होते हैं। हिमांक और गलनांक एक दूसरे के बराबर होते हैं। हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव में बदल जाता है। हिमांक जो होता है, द्रव जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ में चेंज हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसे ही कहते हैं हिमांक। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? द्रव बर्फ में बदल जाता है, यही कहलाता है हिमांक। और 0 डिग्री सेल्सियस के थोड़ा से ऊपर आएंगे दोस्तों तो बर्फ क्या हो जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव बर्फ में बदल जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? इसमें ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है कि ऑप्शन डी सही है कि ऑप्शन सी सही है? फटाफट शेयर कीजिए और फटाफट कमेंट करिए दोस्तों इसमें देखिए ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी? फटाफट कमेंट करिए, फटाफट। इसमें ऑप्शन ए सही है। क्या है इसमें? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है दोस्तों। आर्थिक रक्षा कौन करता है? ये कमेंट करके बताइए। आर्थिक सुरक्षा कौन करता है? आर्थिक सुरक्षा कौन करता है? कौन सा मंत्रालय करता है आर्थिक सुरक्षा? ये फटाफट कमेंट करके। राजकोषीय नीति तैयार कौन करता है? वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है। और आर्थिक सुरक्षा कौन मंत्रालय करता है? और रक्षा मंत्रालय के ये समय कौन से मंत्री है? रक्षा मंत्रालय के कौन मंत्री है इस समय कौन मंत्री है? ये कमेंट करके बताइए। रक्षा मंत्रालय के मंत्री है राजनाथ सिंह। क्या नाम है? राजनाथ सिंह कौन है? ये रक्षा मंत्रालय के मंत्री है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय के मंत्री है। और आर्थिक सुरक्षा वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है? आर्थिक सुरक्षा वित्त मंत्रालय करता है। और गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है? गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है? ये कमेंट करके बताइए। गृह मंत्रालय के मंत्री है अमित शाह गृह मंत्रालय के मंत्री हैं। आंतरिक सुरक्षा एक क्वेश्चन है दोस्तों, उसका आंसर करके बताइए। आंतरिक सुरक्षा कौन करता है? कौन मंत्रालय करता है आंतरिक सुरक्षा पर? आंतरिक सुरक्षा कौन मंत्रालय करता है? आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय करता है। आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय करता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और है, इसमें मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के मंत्री कौन थे? अंतिम मंत्री कौन थे? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतिम मंत्री कौन थे? बताइए। अंतिम मंत्री कौन है या अंतिम मंत्री कौन थे? कौन अंतिम मंत्री थे? अंतिम मंत्री थे दोस्तों अंतिम मंत्री कौन थे? ये कमेंट करके बताइए फटाफट। थोड़ा हम इसको क्लीन कर दें जो लिखे हैं दोस्तों।
अंतिम मंत्री कौन है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतिम मंत्री कौन है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। मानव संसाधन, मानव संसाधन, मानव संसाधन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? कौन थे उस समय थे दोस्तों? कौन थे अंतिम मंत्री? अंतिम मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक। संसाधन मंत्रालय के मंत्री कौन थे? मंत्री है दोस्तों थे रमेश पोखरियाल, रमेश पोखरियाल, पोखरियाल, पोखरियाल निशंक, 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 रमेश पोखरियाल निशंक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री थे। अब मानव विकास मंत्रालय का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, ये आंसर बताइए। और जो इसे चेंज करके जो मंत्रालय बनाया गया है उस मंत्रालय के मंत्री कौन है, ये कमेंट करके बताइए फटाफट, फटाफट दोस्तों, फटाफट जल्दी जल्दी बताइए। कौन है, कौन है, फटाफट बताइए कौन है और कौन सा मंत्रालय है मानव संसाधन विकास मंत्रालय को चेंज करके बनाया गया है? कौन सा मंत्रालय है? फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों। कौन सा मंत्रालय है? फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों। कौन सा मंत्रालय है? कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा मंत्रालय है। जल्दी जल्दी कौन सा मंत्रालय है? जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट कमेंट करिए फटाफट दोस्तों। कौन सा मंत्रालय बनाया गया चेंज करके? बनाया गया है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय बनाया गया है, फटाफट कमेंट करके बताइए। शिक्षा मंत्रालय बनाया गया है। और इसके मंत्री कौन हैं? इसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान, अपने गांव का प्रधान से नाम याद कर सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान इसके मंत्री हैं। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी कि ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी? इसमें कौन सा ऑप्शन है? फटाफट कमेंट करके बताइए। इसमें ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन ए सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन है सही है? ए सही है। संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक किस कोशिका में पाया जाता है? तरल संयोजी ऊतक किस इस कोशिका में पाया जाता है? जल्दी जल्दी बताइए। तरल संयोजी ऊतक किस कोशिका में पाया जाता है? रक्त कोशिका में पाया जाता है। तरल संयोजी ऊतक रक्त कोशिका में पाया जाता है। मांसपेशियां, आगे चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों हड्डियों में बच्चों में जो हड्डियां होती है कितनी होती हैं? बच्चों में हड्डियां कितनी होती हैं? बच्चों में हड्डियां कितनी होती हैं, ये कमेंट करके बताइए। बच्चों में हड्डियां कितनी क्या होती हैं, कितनी होती हैं? बच्चों में हड्डियां, बच्चों में हड्डियां कितनी होती हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए। 300 हड्डियां होती है बच्चों में। और वयस्क में कितनी हड्डियां होती है? वयस्क में होती है 216 हड्डियां, 216 हड्डियां। आगे चलते कमेंट करके बताइए दोस्तों कि कुर्दिश लोग निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित एक जाति समुदाय के हैं? कुर्दिश लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित एक जाति समुदाय से हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए कौन से देश के हैं ये कुर्दिश लोग? कुर्दिश लोग यमन नहीं दोस्तों, इराक देश के हैं। इराक देश के हैं। इराक देश के हैं कुर्दिश लोग, इराक देश के हैं।
इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता पाई गई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता पाई गई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता पाई गई थी इराक में। इराक में कौन सी सभ्यता पाई गई थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता पाई गई थी। इराक में कौन सी सभ्यता पाई गई थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता पाई गई थी। पाकिस्तान, देखिए दोस्तों नक्शा में इराक कहाँ पर है, ये देख लीजिए फटाफट। नक्शा में इराक कहाँ पर है ये देख लीजिए। दोस्तों इराक यहाँ पर है, यहाँ पर इराक है, यहाँ पर ईरान है, यहाँ पर ईरान है और यहाँ पर इराक है, और यहाँ पाकिस्तान भी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इराक है, यहाँ पर ईरान है, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर अफ़गानिस्तान है, यहाँ इस सऊदी अरब है, और यहीं पर कतर है दोस्तों। यहाँ पर कुवैत है, यहाँ पर कतर है, यहीं पर बहरीन है, यहीं पर बहरीन है, और यहाँ ओमान है, यहाँ पर यमन है। ठीक है दोस्तों। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में पाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में किस किस पहाड़ी के बीच, कौन कौन सी पहाड़ी के बीच पहली बार खेती की गई थी विश्व में, और किस चीज़ की खेती की गई थी ये बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। पहली बार विश्व में खेती दो पहाड़ियों के बीच की गई थी, और ये पहाड़ी पाकिस्तान में है। ये दोनों पहाड़ी कौन सी हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। दोस्तों उस दोनों पहाड़ी का नाम है किरथर, किरथर, किरथर और सुलेमान पर्वत, सुलेमान पर्वत, सुलेमान पर्वत। दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान है, कहाँ पर? यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में यहाँ पर है एक बंदरगाह, यहाँ पर एक बंदरगाह है। उस बंदरगाह का नाम है ग्वादर बंदरगाह। और यहीं पास में एक बंदरगाह और है, कराची बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह चीन विकसित कर रहा है, और यहीं से एक सीपीसी रोड निकाली गई है। सीईपीसी, सीपीसी चाइना सॉरी दोस्तों, सीपीईसी, सीपेक। ठीक है दोस्तों, सीईपीसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। दोस्तों चाइना ने इसे बनाने के लिए बहुत से ज़्यादा लोन दिया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान इसे बनाने के लिए इतना लोन लिया कि पूछो मत। और सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा किसे हुआ है? चीन को, चीन को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। दोस्तों चीन ने कहा कि आप यहाँ पर सड़क बनाइए, और आपके होते हुए इस रास्ते से बहुत से सामान इधर इधर सेल किया जाएगा, और इससे आप टैक्स लेकर एकदम अच्छे सा देश बन जाएंगे। तो पाकिस्तान ने सोचा हाँ खूब अच्छा चीज़ है, कुछ अच्छा मास्टर प्लान है। लेकिन दोस्तों भारत ने इसके प्लान को चौपट कर दिया है। देखिए दोस्तों भारत ने इसके प्लान को कैसे चौपट किया, भारत ने इसके प्लान को कैसे चौपट किया। भारत ने यहाँ से जो ईरान है, ईरान में एक बंदरगाह बनाया है। उस बंदरगाह का नाम है चाबहार बंदरगाह, और चाबहार बंदरगाह से ये भारत पूरे सेंट्रल एशिया और यूरोप कंट्री को कवर कर रहा है। और दोस्तों जो सेंट्रल एशिया है और यूरोप है, ये इसे सीपीसी रोड से क्यों नहीं आना जाना जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। कभी वहाँ पर बम फूटेगा, कहीं पर वहाँ पर बम फूटेगा। ये जो है ये आकर भारत में भी बम फोड़ देते हैं।
लेकिन ये एशियाई जो कंट्री हैं, सेंट्रल एशिया कंट्री हैं दोस्तों, ये भारत से व्यापार करते रहते हैं बराबर, और इसके रास्ते को छोड़ दिए, और चीन को खाली इससे फ़ायदा है और किसी देश इससे नहीं आता जाता। बस चाइना को सिर्फ लॉस है, घाटा सिर्फ बहुत ज़्यादा हुआ है दोस्तों। और दोस्तों चाइना इतना पाकिस्तान इतना कर्जा ले लिया है कि चीन को चुकाने में इसे अपनी पूरी पूरी देश को बेच देगा, तब भी चीन की कर्जा नहीं चुका पाएगा, चीन का कर्जा नहीं चुका पाएगा। दोस्तों पाकिस्तान में जो पर्वत हैं किरथर और सुलेमान पर्वत, और जो दोस्तों यहाँ पर कराची बंदरगाह है दोस्तों, 1972 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था अंग्रेज बांग्लादेश को आज़ाद कराने में, उस समय 1972 में एक ऑपरेशन चलाया गया था नौसेना के द्वारा, ऑपरेशन ट्राइडेंट या ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन त्रिशूल या ऑपरेशन ट्राइडेंट, त्रिशूल, ऑपरेशन त्रिशूल या ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया था दोस्तों, ऑपरेशन ट्राइडेंट 1972 में। और नौसेना ने कराची बंदरगाह को पूरा कब्जा कर लिया था, और कराची बंदरगाह को कब्जा कर लिया था, और जो यहाँ की सेना थी पाकिस्तान की, ये भागकर ग्वादर बंदरगाह के पीछे छुपी थी दोस्तों, ग्वादर बंदरगाह पर जाकर छुपी थी दोस्तों। जो यहाँ पर पर्वत हैं इसे जानते हैं, यहाँ पर पर्वत है पाकिस्तान में, कौन कौन सा पर्वत है। और अफगानिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में एक है लरकाना, और एक किरथर, एक सुलेमान, और एक साल्ट पर्वत, और एक हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। हिंदुकुश पर्वत जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। और दोस्तों यहाँ पर एक क्या है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है। यहाँ पर क्या है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है। यहाँ पर एक तक्षशिला विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान का नक्शा लगभग एक कुत्ते की आकार की टाइप है दोस्तों, एक कुत्ते की आकार की टाइप है, ऐसे कुछ है दोस्तों पाकिस्तान की नक्शा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लरकान पर्वत श्रेणी है, और यहाँ पर किरथर है, और यहाँ पर सुलेमान है, यहाँ पर साल्ट है, और यहाँ पर हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर कराची बंदरगाह है, यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है, यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह है। आगे चलते हैं दोस्तों, इतना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें बताने के लिए हमें। कहाँ क्वेश्चन गायब हो गया। देखिए दोस्तों, पल्स की तरंग है, पल्स की तरंग है। इसमें ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है कि ऑप्शन डी सही है कि ऑप्शन सी सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। दिमाग लगाएंगे दोस्तों तो जल्दी ही समझ पाएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। फटाफट कमेंट करके बताइए। इसमें ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। इसमें हृदय, हृदय में 4 पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, कोष्ठक पाया जाता है, 4 चेम्बर पाया जाता है। कौन कौन सा चेम्बर पाया जाता है, 4 चेम्बर पाया जाता है दोस्तों। और कौन कौन सा चेम्बर पाया जाता है हृदय में, हृदय में 4 चेम्बर पाया जाता है। कौन कौन सा चेम्बर पाया जाता है, एक दाया अलिंद और एक बाया निलय अलिंद, दाया अलिंद बाया अलिंद, एक दाया निलय एक बाया निलय, एक दाया अलिंद एक बाया निलय, दाया अलिंद और बाया अलिंद, दाया निलय और बाया निलय, ये पाए जाते हैं। ये जो अलिंद है इसमें शुद्ध रक्त रहता है और निलय में अशुद्ध रक्त रहता है। अलिंद में शुद्ध रक्त बहता है और निलय में अशुद्ध रक्त रहता है। और धमनी, धमनी जो होती है ये धमनी जो होती है हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर
ये कहाँ पर पहुँचाती है, पूरे बॉडी में पहुँचाती हैं। और शीरा जो होती है, शीरा वेन वेन शीरा वेन वेन जो होती हैं, शीरा जो होती है, ये अशुद्ध रक्त को शरीर से लेकर हृदय में लाती है। शीरा जो होती है शुद्ध अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से इकट्ठा करके हृदय में लाती है और शुद्ध रक्त को लेकर धमनी पूरे शरीर में प्रवाहित करती है, पूरे शरीर में प्रवाहित करती है। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन सा है? भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन सा है? देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बी, बांग्लादेश। और भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? और भारत के दक्षिण में कौन सा देश है? और भारत के उत्तर में कौन सा देश है? भारत के उत्तर में नेपाल, चीन और भूटान, बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में, सही दोस्तों, भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान दोस्तों पश्चिम में कह सकते हैं। उसके ऊपर जाएंगे तो रूस होगा दोस्तों, चीन के ऊपर जाएंगे रूस होगा, मंगोलिया होगा, कजाकिस्तान होगा। ऐसे है देश दोस्तों। आगे चलते देखते हैं कहाँ कहाँ पर कौन सा देश है। नक्शा में चलते हैं दोस्तों, नक्शा में चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये है भारत, ये भारत है, ये भारत है। यहाँ पर है बांग्लादेश, भारत के पास ही है बांग्लादेश जो पूर्व में है। और यहीं पर म्यांमार है, म्यांमार है और थाईलैंड है और वियतनाम है। ये कुल पूर्व देश हो गए दोस्तों। और यहाँ पर है चीन, यहाँ पर चीन है और यहाँ पर रसिया है, यहाँ पर मंगोलिया है। ये देश हो गए। और भूटान और नेपाल ये पश्चिम में देश हो गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर श्रीलंका है इसके दक्षिण में। और पश्चिम में पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, और दोस्तों यमन हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरब हो गया, फिर मोजाम्बिक हो गया। ये सब दोस्तों देश हैं। मेडागास्कर भी हो गया। मेडागास्कर दोस्तों जैसे दक्षिण में कर सकते हैं, सोमालिया वमालिया कर सकते हैं इसके पश्चिम में दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? 1951 में भारत में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था। 1951 में। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। और भारत के जो लद्दाख वाला भाग है वहाँ कुछ थोड़ा सा कब्जा कर लिया है दोस्तों। उसे वहीं से एक रेखा बनाई गई है जिसे LAC कहते हैं। LAC एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसका फुल नेम है इसका दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1949 में 26 नवंबर 1949 में 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 इयर्स 11 महीने 17 दिन। 2 साल 11 महीने 17 दिन में क्या हुआ था? संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान बनकर तैयार हुआ था। और 1949 को क्या हुआ था? फिर एक और क्वेश्चन है दोस्तों। एक 1949 को क्या हुआ था? 1949 को क्या हुआ था? इस दिन RBI का क्या हुआ था? RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्या हुआ था? RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसी दिन RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और दोस्तों 1950 में क्या हुआ था? 1950 में हुआ था
1950 में क्या हुआ था दोस्तों? 1950 में हुआ था, भारत में जो संविधान लागू हुआ था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था। दोस्तों आज है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है इसी दिन। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को। 1950 को संविधान लागू हुआ था। इसी कारण क्या हुआ था, होता है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 26 जनवरी को क्यों कर लागू हुआ था? इसी दिन 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इलिया राज है दोस्तों, इलिया राज। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? ये संगीत से संबंधित हैं। किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत से। आगे चलते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।